न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये वो शख्सियत है जो ज़मीन से उठकर जनता की सेवा के लिए आज दिन रात काम कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं खैरागढ़ नगर पंचायत के चेयरमैन सुधीर गर्ग के साथ। ये वही सुधीर गर्ग हैं जो लगातार समाज की सेवा से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। समाज की सेवा के लिए चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, लेकिन ये सुधीर गर्ग कभी ऊंच नीच की भावना से कभी कोई काम नहीं किया। आज वही सुधीर गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चूंकि 2023 के निकाय चुनाव में जिस तरह से सुधीर गर्ग ने पूरे प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी जीत का जो मार्जिन है वो हासिल किया, इसके बाद सुधीर गर्ग एक तरह से लाइमलाइट में आए। नगर के विकास, जिस तरह से इस खैरागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र को विकास से वंचित माना जाता था, लेकिन आज वही नगर पंचायत क्षेत्र यानी कि खैरागढ़ नगर आज विकास में चार चांद लगा रहा है। सुधीर गर्ग का कार्यकाल अभी केवल 2.5 से 3 साल का हो रहा है। आगामी 2 वर्ष अभी शेष हैं, लेकिन ये पूरे विकास में जो चार चांद दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे सुधीर गर्ग की कितनी मेहनत है, ये आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं सुधीर गर्ग गुड्डू, चेयरमैन नगर पंचायत खैरागढ़, भारतीय जनता पार्टी। सर, जिस तरह से 2023 का निकाय चुनाव हुआ जी, निकाय चुनाव में जिस तरह से बम्पर जीत, उसको कहेंगे बम्पर जीत आपने हासिल की, प्रदेश में तीसरे सबसे बड़े मार्जिन से आपने इस नगर पंचायत की कुर्सी पर कब्जा किया। किस तरह से ये पूरा आपने जो प्रारूप बनाया इलेक्शन लड़ने का, चूंकि 2017 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, तब शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत कम जो जनता का जो मत है वो प्राप्त हुआ, लेकिन 2023 में आपने वो कारनामा कर दिखाया जो बड़ा एक चैलेंजिंग फेस उसको कह सकते हैं। कैसे प्राप्त किया आपने ये सब? क्षेत्र की जनता, हमारे नगर की जो जनता है, वो पिछले 30 वर्ष से जब से नगर पंचायत का गठन हुआ वो विकास से वंचित थी, बहुत पीड़ित थी। यहाँ पानी की समस्या थी, रास्तों की समस्या थी, कोई नगर जैसा लगता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे गांव है। तो लोगों के मन में भी आता था कि हमारा कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग चुनने का मौका मिले। तो जब हम चुनावों में गए तो लोगों का वहाँ पे यही दर्द था, और उस दर्द को हमने उनके साथ साझा किया, अपना विश्वास दिलाया कि आप हमें मौका देंगे तो आप निश्चित मानिए कि हम आपकी जो भावना, आपका जो भाव है, आपकी जो यहाँ की समस्याएं हैं, उनको दूर करने में अपना जितना भी है पूरी क्षमता के साथ, और आपके जो सपने हैं, एक आधुनिक नगर के सपने, उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमने ये वायदे लोगों से चुनाव में लेके हम लोग गए। लोगों ने हमारे वायदों पे विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके इतना अभूतपूर्व प्यार लुटाया हमारे ऊपर कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत अध्यक्षों में वोट जीत के प्रतिशत में तीसरे नंबर पे आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ के बहुत ही देवतुल्य सभी अपने नगरवासियों का बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चेयरमैन साहब, 2023 के इलेक्शन में एक तीसरा सबसे बड़ा जो मार्जिन आपका रहा, कुल मिलाकर शायद मुझे लगता है कि करीब आपको 7500 वोट आपको पूरे मिले, 7500 वोट आपको प्राप्त हुए, जिसमें से आपको करीब 4600 वोटों के आप बड़े अंतर से आपने जीत हासिल की। ये जो इतना बड़ा मार्जिन है, ये हर किसी के लिए मुमकिन तो नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव जब होता है तो चुनाव में बहुत ही सरगर्मी होती है। तमाम जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के बीच में जो जाते हैं,
वो कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं पब्लिक को, जनता को, कि वो वही उसके लिए सबसे बड़ा माई बाप है, या वही सबसे बड़ा उसका विकास पुरुष है। लेकिन इस पूरे चैलेंजिंग फेस में अपने आप को साबित करना और इतने बड़े मार्जिन से जीत जाना, नहीं लगता आपको बहुत बड़ी बात है? और जनता का प्यार मिलना बड़ा मुश्किल है। अब ये तो हमारी जो जनता है, हमारे क्षेत्र के जो हमारे नगरवासी हैं, ये तो उनका हमारे ऊपर विश्वास था। हमारा तो एक उनके प्रति जो हमारा भाव था वो हमने प्रकट किया, सेवा का भाव। लोगों ने हमारी उस बात पे विश्वास किया और विश्वास करके ये जब उसका परिणाम आया तो विश्वास सबके सामने रहा पूरे प्रदेश के अंदर। तो ऐसा कोई विशेष नहीं था, बस लोगों को था कि भाई एक ये है जहाँ आशा की किरणें, एक रोशनी दिख रही थी लोगों में, मेरे में रोशनी दिख रही थी कि ये हमारा अपना भाई है और ये कुछ न कुछ यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यहीं की मेरी मातृभूमि है, यहीं की मेरी कर्म भूमि है, मेरी रग रग में यहाँ का कण कण मेरी रग रग में मौजूद है, हवा पानी धूप सब मेरी रग रग में यहीं की मातृभूमि का मौजूद है। तो वो मेरा भाव लोगों ने मेरी आंखों में देखा और मुझ पर विश्वास किया, तो वही मैं उस चीज़ को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। चेयरमैन साहब, चुनाव में आमतौर पर होता ये है कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, वो बड़े बड़े वादे तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, चाहे वो प्रधानी के इलेक्शन में आप देख लीजिए, चाहे वो निकाय चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा या लोकसभा जो भी चुनाव होते हैं पब्लिक से जुड़े, उन सब में वादे तो बहुत होते हैं, आसमान छूने वाले वादे। लेकिन वो धरातल पर जब उतर जाएं, देखा तो तभी जाता है कि किसमें कितना दम है। नहीं। लेकिन इतने बड़े वादे जो होते हैं, आप उन सभी वादों में या वादा करने वालों में खुद को कैसे अलग कर पा रहे हैं? इसमें फ़र्क है। लोग वायदे करते हैं, हम वायदा लेके नहीं गए थे चुनाव में। हम जो अपने नगरवासी हैं, हमारे क्षेत्र की जनता है, उसके लिए हम लोग इरादे लेके गए थे चुनाव में कि हमको उनके लिए काम करना है, उनकी सेवा करनी है, नगर का विकास करना है। तो हमें वायदे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने तो अपने इरादे जाहिर किए कि आप हम पे विश्वास करिए, हम आपके विश्वास को पूरा करेंगे। हमने कोई वायदा नहीं किया हम सड़क बनाएंगे, हम लाइट लगाएंगे, हम सफाई करेंगे। हमने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि आपके मन में जो हमारे ऊपर विश्वास है कि हम काम करेंगे, हम काम करके देंगे आपको। आप इतना विश्वास करिए, एक बार मौका दीजिए। लोगों ने विश्वास किया। लेकिन आपने कोई वादा नहीं किया। वायदा कोई नहीं किया हमने किसी से। लोगों ने हमको अपनी समस्याएं बताई और समस्याओं का निदान करना ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है। तो हमने अपना बस इरादा जाहिर किया कि हम बिल्कुल आपके साथ, आपकी हर चीज़ में खड़े रहेंगे। सर, नगर के विकास में आमतौर पर जो उसका अगर विकास का जो आकलन और उसका जो पैमाना लोग तय करते हैं नगर के विकास का, वो अधिकतर केवल आमतौर पर नाली हो गया, खरंजे हो गए, गली हो गई या सफाई हो गई, इन सभी वादों में आप खुद को कैसे अलग एक उदाहरण पेश कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे तो केवल नाली खरंजे इत्यादि का विकास ही नहीं लग रहा, बाकी मुझे तो इसमें चार चांद लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे आप कर पा रहे हैं? ये नकुल जी, ये मोदी जी का भारत है और ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। और मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसे नगर विकास मंत्री जी अरविंद कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में नगर विकास में काम करने का मौका मिल रहा है, जो बिल्कुल प्रशासनिक क्षमताओं से बिल्कुल दक्ष हैं। बहुत बड़ा लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। तो पूरा नगर विकास विभाग एक नई ऊंचाइयों को उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग छू रहा है। तो तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनसे प्रदेश के विकास में, नगरों के विकास में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है कि मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जो इस स्वर्णिम काल में और मुझे ये नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो जी आप जो विजन है सरकार का, विकसित भारत 2047 का विजन है, उस विजन में आर्थिक रूप से नगरों को मजबूत करना, नगरवासियों को मजबूत करना, ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसी कार्यकाल में पहली बार आई हैं। तो बिल्कुल नगर इसलिए आपको अलग दिख रहा है कि उन योजनाओं को हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं।
लेकिन उतारने वाला भाई तो कोई हो। अब वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम चुनाव में इरादे लेके आए हैं, और इरादे में फिर हमको इतना कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व मिल रहा है, ऐसी प्रेरणा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का इतना अपार जन समर्थन अब भी हमको मिल रहा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको वो बढ़ चढ़कर हमारे साथ सहयोग करते हैं उसके अंदर। तो ये इसके लिए हमारी क्षेत्र की जनता भी बहुत धन्यवाद की पात्र है कि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था जो नगर में आज दिख रहा है। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आवारा गौवंश का जो इस तरह से किसान परेशान हुए पिछले 5-7 साल पहले, लेकिन अभी वर्तमान में तो चूंकि जगह जगह नई गौशालाओं का निर्माण हुआ है, प्रदेश सरकार की एक पहल भी है कि ग्रामीण स्तर पर भी एक गौशाला बनाई जाए। गौशालाओं में आधुनिक सुविधाएं भी हैं, चूँकि गौशाला जो हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन उनके रख रखाव में, उनके खाने पीने के इंतजामात में लोग थोड़ा सा कोताही कर देते हैं। लेकिन आपने जो गौशाला बनवाई है आवारा गौवंश को रखने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। नकुल जी, हम लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ गाय माता को बहुत ही श्रद्धा के भाव से और अपनी माता माना है। हमारे घरों में आपने देखा होगा कि खाना जब बनता है तो हमारी माता जी भी पहली रोटी गाय की, गैया मैया की निकालती हैं। तो बचपन से हमने सीखा कि गैया मैया की सेवा करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने सबसे पहले अस्थाई गौशाला का एक निर्माण कराया, और जो भूखी और एक आवारा निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर घूमता था, उस सबको इकट्ठा करने के लिए मैंने एक गाड़ी भी, वाहन भी खरीदा, कैटल कैचर। उससे उन गायों को वहाँ पहुँचाना, उनकी सेवा करना। फिर सरकार की, योगी सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, कान्हा पशु आश्रय स्थल के नाम से। तो उसमें हमने एक बहुत ही सुंदर और दिव्य वातावरण में, बिल्कुल धार्मिक वातावरण में और गौशाला का निर्माण कराया है। उसके संचालन के लिए मैंने, अब विश्वास करना, भारत सरकार के रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस से गंगा सिंह हैं, उनको मैंने वहाँ पर नियुक्त किया हुआ। गौ सेवक हैं और उनको पेंशन आती है, वो अपनी पेंशन से अपनी एक गौशाला निजी भी चला रहे हैं, उनकी देख रेख में, और वो गौशाला चल रही है। उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में गौवंश मौजूद है, और उनके खाने के लिए हम लोग चुनी, चोकर, भूस, इसके अलावा हरे चारे की बहुत व्यवस्था करते हैं उनके लिए। उससे उनकी बहुत ग्रोथ होती है। उसके अलावा उनको समय समय पे मौसम के अनुसार और भी जो चीज़ें होती हैं, गुड़ है, उसके अलावा हल्दी है, और भी जो सौंठ है, बहुत सारी चीज़ें हम उनको उसमें मिश्रण करके दे रहे हैं, जिससे वो स्वस्थ रहें। और बीच बीच में समय समय पे गोपाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, सारे उत्सव जाके हम गौशाला में मनाते हैं उसमें जाके। तो हमारा जो भाव है, आप एक बार दर्शन जरूर करिए। मेरा आपसे नकुल जी निवेदन है कि आप हमारी कान्हा पशु आश्रय स्थल का आप दर्शन जरूर करिए। आपको लगेगा कि हम जो आपके कैमरे के सामने जो बात हम बोल रहे हैं, क्या वास्तव में वो वहाँ पे है कि नहीं है। ये आप जरूर एक बार वहाँ जाके देखिए। और मैं तो सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको गैया मैया की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जी सर, जिस तरह से जो निराश्रित जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो रेहड़ी पर जो पटरियों पर, सड़क की जो पटरियों पर लोग सोते हैं, उनके आवास के लिए, या जो गरीब बिल्कुल तबके का जो व्यक्ति है, उसके आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। उसके बाद से लगातार लोगों को, गरीबों को आश्रय मिला, आवास मिले। आपके नगर पंचायत क्षेत्र में आपके लोगों को, आपकी जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ मिला? हमारे यहाँ अभी हमारे कार्यकाल में लगभग 1000 परिवारों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, और अभी वो सब प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरी चरण अब शुरू हो गया है, उसी के अंतर्गत हम ये लोगों को इसका लाभ दे रहे हैं जिन पर छत नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने उनके दर्द को समझा,
तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो, और उसमें जो पात्र लोग हैं कोई रह नहीं जाए, उसको हम बहुत ही बारीकी से देख के और उन सब लोगों को उस योजना से जोड़ रहे हैं। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे परिवारों को और रहने का वो एक आसरा दे रहे हैं। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र। सर, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपात्र हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा जाते हैं, लेकिन आप इन पूरे जैसे कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, आप उसको कैसे एक सेक्शन वाइज करते हैं कि ये पात्र है या ये अपात्र है, लेकिन वो पात्र का जो हिस्सा है वो अपात्र ना ले जाए, या इसकी तैयारी क्या आपकी? उसके लिए कमेटी बनी हुई है, जिला स्तरीय अपनी कमेटी भी है, अपनी यहाँ अपने उप जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके साथ भी एक कमेटी बनी हुई है। फिर उसके बाद नगर पंचायत की भी एक कमेटी है। उसके बाद सब होने के बाद भी विभाग के द्वारा एक थर्ड एजेंसी से भी उसकी सर्वे कराई जाती है। तो उसकी बहुत पारदर्शिता है और उसको प्रयास यही रहता है कि पात्र लोगों को मिले। सर, रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण के लिए, उनकी माली हालत को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से स्वनिधि ऋण योजना जो चल रही है, आपके कस्बे में, आपके नगर में कितने ऐसे रेहड़ी पटरी वाले हैं जो आपके द्वारा लोगों को लाभ मिल पा रहा हो, ऋण मिला हो, या उनकी जो माली हालत पहले क्या थी आज उसमें बदलाव आया हो, ऐसा कुछ हो? हम लोग जो है पीएम स्वनिधि योजना है, और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 200 परिवारों को इससे लाभान्वित किया है। और इसमें वो लोगों का चयन किया है जो लोग सड़क के किनारे, आपने देखा हो, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बेचते हैं, ज़रूरत की चीज़ें, और कुछ ठेले ढकेले वाले भी हैं जिनकी ठेली वगैरह है, वो लोग भी हैं। तो बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर लोग जो हैं, और उनको उसमें चयन किया है। और पहली बार में उनको हम 10,000 रुपये देते हैं, और अगर वो समय से उसको रिपेमेंट कर देते हैं तो फिर उनको 20,000 रुपये देते हैं, उसको कर देते हैं तो फिर उनको 30,000 रुपये देते हैं। ऐसे उनका जैसे जैसे विस्तार बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है, तो उनको आर्थिक रूप से और ज़्यादा सहयोग करते जाते हैं हम लोग। तो ये योजना वाकई में पीएम स्वनिधि योजना जो है एक बहुत बड़ा दर्द प्रधानमंत्री जी ने समझा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, और उन्होंने इस योजना को चलाया, और इसका नगर पंचायत खेरागढ़ में काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सर, एक प्रदेश सरकार की एक योजना है जो धार्मिक और धार्मिक मान्यता से जो जुड़ी हो, स्थल हैं, भवन हैं, या कोई ऐसा मंदिर है जो जीर्णोद्धार से बच रहा हो, या जिसका स्थिति इस समय बहुत गंभीर अवस्था में है, तो उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश सरकार की वंदन योजना चल रही है। तो उस वंदन योजना का एक्चुअली एक तो जानकारी नहीं है हर किसी को कि ये भी एक योजना है, तो आपने इस योजना को समझा भी है और इस योजना को धरातल पर आप उतारने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप कैसे कर रहे हैं, जरा बताइए आप। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा वंदन योजना सांस्कृतिक एवं पौराणिक जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके सबके विकास के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए ये योजना चलाई गई। तो पूरे प्रदेश के अंदर इस योजना में पहले 100 जो मंदिरों का चयन हुआ, उसमें आगरा जिला से पहला हमारा मंदिर गया था। बहुत प्राचीन देवी जी माता मंदिर है, सैकड़ों बरस पुराना, हम सभी क्षेत्रवासियों की बहुत आस्था का केंद्र है, और हजारों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आते हैं। तो उनकी सुख सुविधाओं को, उनके लिए सुगमता कैसे रहे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका हम लोग विकास कर रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। आप जाके वहाँ देखिए, राजस्थान शैली का बहुत ही सुंदर पत्थर लगाया जा रहा है, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है पेयजल की श्रद्धालुओं के लिए। उसके अलावा साधु संत महात्माओं को रहने के लिए कुटिया है, उनके आश्रम है, उसको भी सबको ठीक किया जा रहा है। तो जो सरकार अपने हिंदू धर्म को और अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए और एक उसका
लोगों में भाव जो है कि भाई ऐसे स्थल भी विकास से वंचित नहीं रहने चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना लागू की है सरकार ने। नगर के विकास के लिए भी प्रदेश सरकार की एक योजना है, वो वैश्विक नगर योजना है शायद। जी जी, वैश्विक नगर योजना। उस योजना के तहत क्या आप लाभ ले पा रहे हैं, जनता को लाभ दे पा रहे हैं? वो योजना मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के नाम से है, CMVNY। उस योजना में सरकार नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती है और एक ऐसा विकास कि जो बिल्कुल आधुनिक भारत का निर्माण करता हो। तो उसमें हम लोगों का भी चयन हुआ है खैरागढ़ का, पिछली वर्ष हो गया था 2024-25 में। तो उस योजना के अंतर्गत हमको बच्चों के खेलने के लिए बहुत सुंदर चिल्ड्रन और थीम पार्क का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। उसी योजना में हमने मंजूर किया है। वहाँ लोग पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, इको फ्रेंडली सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सुंदर वातावरण में कि लोग अपना स्वास्थ्य लाभ भी लें, समय समय पर वहाँ जाके उसमें विदेशी पौधे भी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कई बारात घरों का निर्माण कराया हम लोगों ने कल्याण मंडपम के नाम से। लेकिन मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना में आप नकुल जी देखेंगे कि बहुत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं, जिनकी बहन बेटियों की शादी होनी है, तो उनका भी एक सपना है बहन बेटियों का कि हमारी शादी बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हो, बराबरी, समाज में बराबरी के उससे हो। उसके लिए सरकार ने बहुत बढ़िया बारात घरों के निर्माण की भी इसमें हम लोगों को और अनुमति दी है, स्वीकृति दी है। तो हम लोग एक बहुत सुंदर बारात घर का निर्माण यहाँ समाधि रोड पर करवा रहे हैं, जिसको समाधि रोड बोलते हैं, आबादी नई आबादी के नाम से है। और आप वहाँ जाके देखेंगे बहुत सुंदर वातानुकूलित बारात घर का निर्माण और चल रहा है और तीसरी मंजिल पे वो पहुँच गया है और यहाँ की बहन बेटियों के सपने भी साकार होंगे। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसे नेक पुण्य कार्य करने का मौका मिल रहा है।